गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू एजुकेशन हब। मेरे इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है मैं आपके बीच में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड होगा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास से रिलेटेड होगा, जिसमें हम जो है वो पॉइंट वाइज जो है वो अलग अलग जो आयोग हैं उसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में सब डिस्कस करते रहेंगे। और आज जो है मैं आपके बीच में पहला जो आयोग है जो कि होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसको लेकर आया हूँ। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, न केवल उत्तराखंड लेक्चर और एलटी की तैयारी के अभ्यर्थियों के लिए बल्कि अन्य जितने भी अभ्यर्थी जो कि और एग्जाम्स जितने की केबीएस, एनबीएस, जीएसएसबी और अन्य जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सबके अंदर आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो इसीलिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना किसी स्किप को किए हुए आप लास्ट तक बने रहिए और मेरे साथ एक एक चीज को समझते हुए चलिए ताकि आप लोगों को किसी भी चीज में कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, आज जो मैं पढ़ाऊंगा ये मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है वही मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, तो ये मत सोचना कि अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें बताया जा रहा है। तो हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का इतिहास तो एक लंबा इतिहास है, जबकि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही आप जानते हैं कि जो मैकाले हैं उन्होंने अपनी जो पहली शिक्षा नीति भारत के अंदर लाए थे, जिसको हम क्या कहते हैं मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से जो है जिसका उद्देश्य मेनली क्या था कि भारत के अंदर एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो कि क्या हो, अंग्रेजों के स्वामी भक्त हो, उनकी तरफ बोली भाषा बोलता हो, लेकिन वो अंदर से कैसा हो, पूरी तरीके से उसके अंदर उस लेवल की टैलेंट ना आ पाए जो कि वो ऑफिसर लेवल पर चला जाए। ठीक है ना, तो ये जो व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों ने मैकाले की टाइम से शुरू की और धीरे धीरे करके और इसमें बहुत सारे आयोग जुड़ते गए, जैसे वर्धा आयोग आए, फिर और भी आने वाले धीरे धीरे ये टाइम टू टाइम पर अंग्रेजों के टाइम पे कमीशन आते गए। लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर केवल आजादी की बात की गई है, तो हम उसी की ही बात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास जो हम कमीशन की बात करते हैं वो है हमारे पास विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। हुआ ये कि जब भारत देश आजाद हुआ तो वहां पर जो है 1947 के अंदर जब भारत देश आजाद हुआ तो ये जरूरत महसूस की गई कि जो उच्च शिक्षा के अंदर या विश्वविद्यालय शिक्षा है उसके अंदर कुछ आमूलचूल परिवर्तन या रेगुलेशन की जरूरत है, जिसके लिए जो है भारत सरकार का जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एजुकेशन इंक्वायरी या सजेशन बोर्ड कह सकते हैं आप उसको। तो ये जो बोर्ड है इसने जो है वो सुझाव दिए भारत सरकार को कि आप एक क्या कीजिए, आयोग की नियुक्ति कीजिए जिसका काम होगा कि वो क्या करेगा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं वो सब मैनेज करेगा या उन चीजों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके लिए जो भारत सरकार ने जो है फिर इनकी मांग, इसकी जो सलाह को मानते हुए 4 नवंबर 1948 को आयोग की नियुक्ति की। कौन सा आयोग? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये इन्हीं के नाम पर जो है इस आयोग का नाम जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और इसका नाम क्या पड़ा, राधाकृष्णन आयोग भी पड़ा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप सब जानते हैं कि कौन है, स्वतंत्र भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति है वो कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक महान शिक्षाविद हुए हैं और अपने जमाने के महान दार्शनिक भी माने जाते हैं। और भारत सरकार का जो सर्वोच्च सम्मान है कौन सा होता है, सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है भारत सरकार का वो होता है भारत रत्न। तो पहले जो भारत रत्न, पहला भारत रत्न जब शुरू किया गया 1954 में, तो वो पहला भारत रत्न भी इन्हीं को दिया गया था, किसको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप समझ सकते हैं ये किस लेवल के ये व्यक्ति होंगे।
तो इसीलिए इनके नेतृत्व में जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, और उसके अलावा उसमें और भी मेंबर्स थे। तो इन जो मेंबर्स है, इन्होंने क्या करना था कि पूरे पूरे देश के अंदर घूमकर क्या किया, यूनिवर्सिटीज का दौरा किया, यूनिवर्सिटी या जो विश्वविद्यालय है उनके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सबसे बातचीत की, और उस बातचीत के आधार पर जो फीडबैक्स आए उसके आधार पर 9 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की, और फाइनली जो है वो उन्होंने 25 अगस्त 1949 को जो है भारत सरकार को जो है अपनी रिपोर्ट दे दी, एक तरह से सौंप दी। ठीक है ना। तो यहीं पर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत स्वतंत्र भारत है उसका पहला शिक्षा आयोग कौन सा था। तो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था राधाकृष्णन कमीशन, और उसने जो अपनी रिपोर्ट है वो कब सबमिट की थी, 25 अगस्त 1949 को। ठीक है ना। तो ये अब इसमें ये है हमारे पास पहला कमीशन। अब इसमें क्या क्या मुख्य बातें बोली गई थी, क्वेश्चंस उसी से बनेगा। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं। अब जो है वो ये जो आयोग बना राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो इसको जो है मेनली जो है वो 4 चीजों के ऊपर प्रपोजल देना था। अपनी जो क्या कह सकते हैं सलाह जो है वो 4 चीजों के ऊपर देनी थी। पहली जो चीज थी इसमें वो थी शिक्षण संकाय, संकाय या टीचिंग फैकल्टी। ठीक है। दूसरा जो है इन्होंने जो मुख्य जो अपनी सलाह देनी थी वो थी लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन। तीसरा जो है इन्होंने मुख्य सलाह देनी थी वो है विश्वविद्यालय प्रशासन और वित्त, यानी कि फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद जो चौथी चीज जो थी वो है विश्वविद्यालय संरचना या स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। ठीक है ना। तो इन 4 चीजों के ऊपर मेनली जो है इस आयोग को अपना प्रपोजल देना था, और इन 4 चीजों के ऊपर आयोग ने जो है वो अलग अलग जो है मेंबर्स को नियुक्त करके रिसर्च की पूरी तरीके से और अपने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि चारों चीजों के बारे में क्या क्या चीजें बोली गई। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण संकाय या टीचिंग फैकल्टी के ऊपर। तो टीचिंग फैकल्टी के ऊपर जो इन्होंने सजेशन दिया, उन्होंने सबसे कहा कि जो 4 श्रेणी के शिक्षक होने चाहिए। 4 श्रेणी के शिक्षक में कौन कौन से, पहली जो श्रेणी होगी वो होगी प्रोफेसर, दूसरी जो होगी वो होगी रीडर, तीसरी होगी लेक्चरर, और चौथी होगी ट्रेनर। ठीक है। यानी कि प्रोफेसर को प्रोफेसर ही कहेंगे, रीडर यानी पाठक, लेक्चरर यानी व्याख्याता या प्रवक्ता, और ट्रेनर यानी प्रशिक्षक। तो इन 4 लेवल पे इन्होंने कहा कि टीचिंग होनी चाहिए, और नियुक्ति इन 4 लेवल पर विश्वविद्यालयों के अंदर होनी चाहिए। चौथा इन्होंने एक बात दूसरी क्या बोली कि जो सप्ताह है में 18 घंटे अधिकतम कार्य, यानी एक टीचर का काम जो है वो क्या होना चाहिए, 18 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर उसका जो टीचिंग का पीरियड होना चाहिए वो 18 घंटे होना चाहिए। तो ये 2 सिफारिशें इन्होंने मेनली दी। और एक और बात बोली थी वो है
वो एक और बात जो उन्होंने कही वो है सेवानिवृत्ति के बारे में, सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के बारे में, जो कि उन्होंने कहा कि 60 से बढ़ाकर इसकी जो उम्र है वो 64 कर दी जाए। ये इसलिए किया गया होगा कि जो टीचिंग है उसके अंदर जो फैकल्टी की कमी थी उस समय पे भारी कमी थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कितने होते थे, गिने चुने। तो इस वजह से जो टीचर की कमी ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसकी एज को बढ़ा दिया जाए, 60 से 64 कर दिया जाए। तो ये कुछ रिकमेंड शिक्षण संकाय के बारे में इन्होंने दिया, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं शिक्षण स्तर। शिक्षण स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशन में इन्होंने क्या कहा कि विश्वविद्यालयों के अंदर जो है वो मेनली जो है वो छात्र संख्या को निर्देशित किया जाए। विश्वविद्यालय इसमें मैक्सिमम जो छात्र होने चाहिए वो होने चाहिए 3000 से ज्यादा जो है स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। और उनसे संबंधित जो महाविद्यालय हैं यानी कि जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहां पर मैक्सिमम बच्चों की संख्या होनी चाहिए 1500। तो ये दो बातें इन्होंने मेनली बोली। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज बोली कि जो टीचर्स हैं उनके लिए, ठीक है, जो जो विषय हैं, कार्य दिवस हैं, उनकी संख्या 180 डेज, इसमें परीक्षा को हटाकर, यानी कि परीक्षा नहीं को हटाकर साल में 180 दिन का जो है वो कार्य दिवस होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें इन्होंने बोली। तीसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली कि परीक्षा जो है वो उसका भी स्तर उठाया जाना चाहिए, जो एग्जाम है उसका लेवल उठाया जाए। उसके लिए जो है वो श्रेणियां निर्धारित की जाए। और श्रेणियां किस प्रकार से बोला इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो 70% है उसको माना जाए फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद जो है वो 55% को माना जाए सेकंड डिवीजन, और 40% जो लाएगा वो थर्ड डिवीजन। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि 70 से ऊपर जो लाएगा उसको फर्स्ट डिवीजन माना जाए, 55 से ऊपर जो लाएगा उसको सेकंड, और 40 से ऊपर और 55 के बीच में जो लाएगा उसको थर्ड डिवीजन माना जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 श्रेणियों में विभाजित करने की बात की थी। इसके अलावा जो इन्होंने एक और बात इंपॉर्टेंट जो कही वो है किसके रिगार्डिंग, पाठ्य पुस्तक का निर्धारण नहीं। इसका मतलब है कि जो विश्वविद्यालय के स्तर पर कोई भी पाठ्य पुस्तक निर्धारित ना की जाए, कि मतलब ये इस ग्रेजुएशन के लिए ये वाली बुक है या कुछ भी बुक है। क्यों? उससे क्या होता है, एक लिमिटेशन पैदा हो जाती है कि बच्चा जो है केवल उन बुक को पढ़ेगा और सीधा पास हो जाएगा। जबकि विश्वविद्यालय स्तर पर वो चाहते हैं कि बच्चा डाइवर्स नॉलेज को ले और बहुत सारी जो किताबें हैं वो पढ़े, लाइब्रेरी में जाके अध्ययन करे, ताकि उसका जो नॉलेज है वो अलग अलग क्षेत्रों में बने। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी जो है बुक नहीं होनी चाहिए, कोई भी पुस्तक निर्धारित विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि किस तरीके से उन्होंने टीचिंग के बारे में बात की, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रशासन के बारे में क्या बात की। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय प्रशासन, ठीक है, और वित्त। तो इसके बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक बात बोली गई कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में डाला जाए, ठीक है ना, समवर्ती सूची। अब ये क्या होती है, आप सब जानते हैं कि हमारे जो संविधान है उसके अंदर जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर है, और तीनों जो है उनके 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। किसके अंदर? 7वीं अनुसूची के अंदर। जो संविधान की 7वीं अनुसूची है या 7th शेड्यूल है, उसके अंदर जो है वो 3 प्रकार की अनुसूचियां बनाई गई हैं। वो है, पहली है कौन सी? केंद्र सूची,
या सेंट्रल लिस्ट, उसके बाद होती है दूसरी राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, है ना। इनके बारे में जब मैं पॉलिटी वाले लेक्चर भी लेके आऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा फिर। तो समवर्ती सूची के अंदर जो भी विषय आते हैं उस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो उस इसी वजह से इसको बोला कि समवर्ती सूची में डाला जाए, ताकि क्या हो, दोनों लेवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उस पर क्या करें, खर्चा करें, और दोनों ही क्या करें, उस व्यवस्था को अच्छी बनाने के लिए प्रयास करें, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो सेंटर के लेवल पे हो, और बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अपने राज्यों के स्तर पर जो राज्य सरकारें हैं वो इम्प्लीमेंटेशन करें। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है वो ये पहली रिकमेंड इनकी थी कि समवर्ती सूची में शिक्षा को डाला जाए, और उसके अनुरूप काम भी हुआ, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन की इन्होंने कहा कि भाई विश्वविद्यालयों को जो है वो कहीं पर किस प्रकार का रेगुलेशन है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही, कहीं किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही, इनको रेगुलेट करने की जरूरत है। साथ के साथ जो ग्रांट होती है वो किस प्रकार से दी जाए, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसी की जो रिकमेंडेशन है उसको देखते हुए जो है वो फिर क्या किया गया, 1956 में फाइनली जो है वो यूजीसी की स्थापना हुई, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी जो रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो यूजीसी की स्थापना हुई, तो राधा कृष्णन कमीशन या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये जो यूजीसी था ये क्या करता था, ये इसका काम है कि पूरे भारत के अंदर जो है कॉलेजों के अंदर जो ग्रांट होती है या अन्य जो रेगुलेटरी नियम्स होते हैं उनको बनाने का काम करती है, ठीक है। अब जो है 2020 के अंदर आप सब जानते हैं कि ये इस जो बॉडी है यूजीसी इसको समाप्त करके अब बात हुई है किसको बनाने की, एचईसी। एचईसी का मतलब होगा हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है ना। तो ये इसको खत्म करने की बात हुई, और जो ये यूजीसी है ये क्या होती है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, भारत सरकार के एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना। संवैधानिक निकाय इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से विश्वविद्यालय के प्रशासन के बारे में इन्होंने कुछ बातें कही थी, ठीक है। लास्ट अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की जो संरचना है और साथ के साथ संगठन है उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है। विश्वविद्यालय संरचना और संगठन, यानी कि स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई जो है 3 लेवल पर होना चाहिए एजुकेशन, स्नातक 3 वर्ष, उसके बाद यानी कि ग्रेजुएशन 3 वर्ष, उसके बाद स्नातकोत्तर ये होना चाहिए 2 साल का, और उसके बाद जो है वो होना चाहिए शोध यानी रिसर्च, और ये कहा कि मिनिमम 2 वर्ष कम से कम शोध कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने 3 लेवल पर जो है विश्वविद्यालय शिक्षा को डालने की बात की, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इंटर के बाद ही जो है वो विश्वविद्यालयों में एडमिशन दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने बात की किसके बारे में, 3 प्रकार के स्ट्रीम्स के बारे में विश्वविद्यालयों के अंदर। एक तो होता है कला वर्ग, और दूसरा होता है विज्ञान वर्ग, और तीसरा इन्होंने कहा कि होना चाहिए तकनीकी या व्यापारिक शिक्षा, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के जो है अलग अलग लेवल होने चाहिए, और जो तीसरा लेवल इन्होंने बताया कि जो व्यावसायिक शिक्षा या व्यापारिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं उसके अंदर जो है सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उन्होंने बोला कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए, विभाग जो है वो सभी चीजों के अलग होने चाहिए व्यावसायिक शिक्षा के अंदर। जैसे कि अगर मैं बोलूं
उन्होंने कहा कि शिक्षक जो शिक्षा है उसका अलग विभाग हो, ठीक है। दूसरा जो वाणिज्यिक शिक्षा है यानी कॉमर्स वालों के लिए अलग डिपार्टमेंट हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला चिकित्सा, चिकित्सा यानी जो मेडिकल है उनके लिए अलग हो, और साथ के साथ जो कानूनी पढ़ाई है उसके लिए अलग विभाग हो, ठीक है, यानी कि लॉ के लिए अलग हो। तो ये अलग अलग जो कॉन्सेप्ट आया ये तभी आया कि किस प्रकार से अलग अलग संकाय बनाए जाएं अलग अलग, ठीक है, ये बोला इन्होंने। उसके अलावा जो संरचना स्ट्रक्चर में एक बात बोली थी वो है किसके बारे में, धार्मिक शिक्षा के बारे में। धार्मिक शिक्षा यानी कि रिलीजियस एजुकेशन। तो इसके बारे में क्या कहा, इसके बारे में इन्होंने ये कहा कि भाई महापुरुषों जो महान नेता हैं उनकी जो महान नेताओं की जीवनी को पढ़ाया जाए। सेकेंड ईयर के अंदर इन्होंने कहा कि जो है ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई करवाई जाए। और तीसरा जो है थर्ड ईयर में इन्होंने कहा कि दर्शन जो है उसकी पढ़ाई कराई, दर्शन यानी कि फिलॉसफी जो होती है उसकी पढ़ाई करवाई जाए, ठीक है ना। साथ के साथ इन्होंने एक और बात बोली है वो है ग्रामीण विश्वविद्यालय, कि जो ग्रामीण स्तर यानी कि विलेज लेवल पर जो है वो विश्वविद्यालय वो खोले जाएं या उनको ओपन किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारी चारों लेवल पर जो है रिकमेंडेशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या इसके जिसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने दी थी, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कमियां थी वो देख लेते हैं। कमियां या ये कह सकते हैं आप शॉर्ट कमिंग्स कह सकते हैं, वो क्या क्या थी वो भी हम देख लेते हैं, या कमियां क्या क्या थी। तो कमियां क्या थी, कमियां सबसे पहले तो यही थी कि जो इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की बात की, ये क्या नहीं था, व्यावहारिक नहीं था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या ऑलरेडी क्या होती है, बहुत कम होती है, और वहां पर विश्वविद्यालय को ओपन करना व्यावहारिक नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर पढ़ने वाले ही हायर एजुकेशन में जाने वाले ही कितने कम लोग होते थे, है ना। तो इसीलिए ये उचित नहीं था। दूसरा था धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा जो है वो अब उसकी समस्या ये थी कि वो किस प्रकार से दी जाए, अगर जो है वो ग्रंथ पढ़ाए जाए धार्मिक ग्रंथ, तो वो किसके पढ़ाए जाए, क्योंकि भारत का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है उसको भी देखना पड़ता है। और साथ के साथ जो दर्शन अगर पढ़ाया जाए तो वो कौन सा पढ़ाया जाए, भारतीय दर्शन पढ़ाया जाए, विदेशी पढ़ाया जाए, इसके बारे में क्लियरली इन्होंने कुछ भी रिकमेंडेशन में नहीं बताया था, ठीक है। तीसरा जो है इन्होंने स्त्री शिक्षा जो है उसके बारे में कोई विशेष बात नहीं की, ठीक है। और चौथा, स्त्री शिक्षा के बारे में बात तो की लेकिन साथ के साथ ये नहीं बताया कि किस प्रकार से उसका रोड मैप तैयार होगा। और चौथा इन्होंने जो है वो ललित कलाओं की उपेक्षा की, ललित कलाओं की उपेक्षा, यानी कि ललित कलाएं होती हैं फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स की उपेक्षा यानी कि जो ललित कलाएं जो होती हैं हमारा आर्ट एंड कल्चर, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, ठीक है ना। तो ये कुछ कमियां थी। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अब कि इन छोटी मोटी कमियों के बावजूद भी विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में इस आयोग ने एक कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जो कि आने वाले समय के लिए जो है वो महत्वपूर्ण निर्णयों में तब्दील हुए, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लाएंगे वो हुआ मुदालियर कमीशन, ठीक है ना। तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। आई होप आप लोगों को ये चीजें जो मैंने आज बताई हैं वो समझ में आई होंगी और आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, तैयारी अपनी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा तो भाई सब लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि क्या होगा जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। तो उसको प्रेस कीजिए और साथ के साथ दोस्तों से भी इधर उधर शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।